Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the Pursuit of Parajumbles part 18. So this is the weekly schedule of the classes from Monday to Saturday. So I would like to also inform you that the timings have changed and now it will be premiered at 8 am in the morning. Okay, so first let us read out the Parajumble and see what it says. Okay, so the instruction is given as under. 4 sentences labeled 1, 2, 3, 4 given below when properly sequenced would yield a coherent paragraph. Decide on the order of the sentences and key in the sequence of the 4 numbers as your answer. Okay, so the first sentence says, moreover, every parent I know would rather spend time with their children than drop them off at daycare. ओके, तो क्या बोल रहा है कि हर एक पेरेंट जो होता है, ठीक है, तो वो अपने बच्चे के साथ जो है ज़्यादा टाइम स्पेंड करना प्रेफर करेगा रादर देन कि वो उसको डे केयर में भेजे. ठीक है, तो डे केयर क्या होता है, जहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें ABCD ये सब सिखाया जाता है. ठीक है, और वो भी सिखाया जाता है और उनको क्या होता है कि बेसिकली जो पेरेंट्स जो वर्किंग होते हैं तो उनके पास समय की कमी होती है, तो बच्चे के देखरेख के लिए उनको डे केयर के पास छोड़ दिया जाता है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है, मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स, क्रिएटर्स आई नो वुड फील बोर्ड विदाउट अ सेंस ऑफ पर्पस इफ दे हैड नथिंग टू वर्क ऑन ईच डे. ठीक है, तो किसके बारे में बात कर रहा है, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात कर रहा है, आर्टिस्ट्स के बारे में बात कर रहा है और क्रिएटर्स के बारे में बात कर रहा है. तो इन लोगों के बारे में क्या बोल रहा है, इन लोगों के पास समय की कमी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई नो दे वुड फील बोर्ड एंड विदाउट अ सेंस ऑफ पर्पस इफ दे हैड नथिंग टू वर्क ऑन ईच डे. अगर उनके पास कुछ भी काम नहीं रहेगा तो उनको कैसा फील होगा, बोर फील होगा. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है, द एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग. ओके, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, आउटसोर्सिंग के बारे में बात कर रहा है. तो बोल रहा है द एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग इज दैट यू कैन कीप द बर्नर रनिंग विदाउट स्पेंडिंग योर टाइम ऑन इट. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आउटसोर्सिंग का फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, ये एडवांटेज है कि आप अपने काम को करते रह सकते हो. ठीक है, कीप द बर्नर रनिंग मतलब क्या हो गया, कीप द बर्नर रनिंग मतलब कि आप अपने काम जो है अपने इंपॉर्टेंट टास्क को कर सकते हो. ठीक है, और ऑन द अदर हैंड क्या होता है, अगर आप जो काम के पीछे आप समय नहीं देना चाहते हो तो आप उसको आउटसोर्स कर दोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके समय की बचत होगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. ठीक है, तो इसका यही एडवांटेज होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या बता रहा है, अनफॉर्चुनेटली रिमूविंग योर सेल्फ फ्रॉम द इक्वेशन इज अ डिसएडवांटेज. ठीक है, और बोल रहा है कि अपने आप को उस इक्वेशन से हटा के रखना. तो ये इक्वेशन किसके बारे में बात कर रहा है, ये a+b का होल स्क्वायर का वो इक्वेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है कि जो एक पेरेंट जो गार्जियंस होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो अपने बच्चे को जब डे केयर में भेज देंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो अपने काम को क्या कर दिए, आउटसोर्स कर दिए. ठीक है, और उसके वजह से क्या है, वो अपने आप को उस काम से वंचित रख लिए. ठीक है, अपने आप को बच्चे के देखरेख में अपना समय नहीं दे रहे हैं, तो उसी को बोल रहा है कीपिंग योरसेल्फ आउट ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, तो बोल रहा है कि अनफॉर्चुनेटली रिमूविंग योरसेल्फ फ्रॉम द इक्वेशन इज अ डिसएडवांटेज. क्या है, एक डिसएडवांटेज. ठीक है, तो हमें ये पढ़ने से ये समझ में आया कि यहाँ पे बात किसके बारे में बात हो रही है, एक तो बात हो रही है आपके पेरेंट्स के बारे में, ठीक है, और बच्चों के बारे में, ठीक है, और डे केयर के बारे में बात हो रही है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड एक और चीज़ों के बारे में बात हो रही है, किनके बारे में, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात हो रही है, आर्टिस्ट्स के बारे में बात हो रही है और क्रिएटर्स के बारे में बात हो रही है. ठीक है, और बताया जा रहा है कि वो बोर हो जाएंगे अगर उनके पास कुछ काम नहीं होगा तो. ठीक है, तीसरे में बोल रहा है कि एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग क्या होता है कि आप अपने काम को कर सकते हो और ऑन द अदर हैंड आप जिस काम में आप समय नहीं देना चाहते हो तो उसको आप आउटसोर्स कर सकते हो. ठीक है, ओके, और लास्ट में क्या बता रहा है कि अपने आप को क्या वो पेरेंटिंग का जो वर्क है, अगर उससे आप अपने आप को दूर रखते हो तो क्या एक तरीके का वो क्या है, एक डिसएडवांटेज है. ठीक है, ओके, तो हमें समझ में आ गया कि इस टोटल पैराजम्बल में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो हमें देखना है कि इसका पहला सेंटेंस क्या हो सकता है. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो पहला वाला सेंटेंस में आपका मोरओवर से चालू हो रहा है, तो ये आपका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है. ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, तो मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट एंड क्रिएटर्स. ठीक है, I know would feel bored and without a sense of purpose if they had nothing to work on each day. ठीक है, तो ये बहुत रैंडम बात कर रहा है. ठीक है, अभी हमें पता नहीं है, अगर इसको हम अकेले अलग हटा के देखते हैं अगर इस सेंटेंस को, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि मेनली किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. ठीक है,
ओके, नेक्स्ट में थर्ड में जाते हैं तो क्या देख रहे हैं, द एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांटेज के बारे में बात कर रहा है, मतलब बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और लास्ट में बोल रहा है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो हमें देखने से लग रहा है कि कोई भी सेंटेंस जो है वो एक प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मगर हमें अब क्या है, अगर प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता है तो हमें क्या करने की जरूरत है कि हमें सेंट्रल थीम, जो मेन आइडिया है, उसके बारे में हमें देखना है कि किस सेंटेंस में उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम टोटली इस पैराजंबल को देखते हैं तो हमें एक वर्ड जो है सबसे अलग दिखता है और वो सबसे सेंट्रल है थीम से, वो क्या है, आउटसोर्सिंग। ठीक है, ये आउटसोर्सिंग का काम। ठीक है, और हमें जब पूरा पैराजंबल जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आउटसोर्सिंग का काम क्या है, बच्चे का देखरेख करना। ठीक है, डे केयर में। ठीक है, तो डे केयर भी हो सकता था, मगर मेन क्या है, मेन जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वो आउटसोर्सिंग का है। ठीक है, अपने काम को करते रहे और अपना जो लेस इंपॉर्टेंट काम है उसको आप आउटसोर्स कर दें। ठीक है, ओके, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि लेस इंपॉर्टेंट काम है, मगर क्या है, अगर आप बच्चे के देखरेख करोगे तो फिर आप अपना काम कैसे करोगे। ठीक है, तो इसीलिए आउटसोर्सिंग की जरूरत पड़ी, तो इसीलिए ये आउटसोर्सिंग हमारा सेंट्रल थीम है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, जब आउटसोर्सिंग के बारे में बात होगी तो आउटसोर्सिंग का मेन फंडा क्या होता है कि आप अपने आप को क्या करोगे, मोर इम्पोर्टेंट वर्क में इंडल्ज करोगे और लेस इम्पोर्टेंट वर्क को जो है आप दूसरे को दे दोगे। तो उसके वजह से क्या होगा कि, तो यहाँ पे तो हमें पता है कि यहाँ पे डे केयर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें दिख रहा है लास्ट स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है कि अनफॉर्चुनेटली रिमूविंग योरसेल्फ फ्रॉम द इक्वेशन इज अ डिसएडवांटेज। ठीक है, मतलब कि आउटसोर्सिंग करके और अपने खुद से अपने बच्चे का देख रेख नहीं करके, उससे वजह से क्या होता है कि एक डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, क्योंकि आप अपने बच्चे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड, ये आउटसोर्सिंग से रिलेटेड आपका ये आउटसोर्सिंग से रिलेटेड आपका फोर्थ सेंटेंस जो है आपका बात कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले में तो आउटसोर्सिंग का बात कर दिया, बता रहा है कि आउटसोर्सिंग का क्या एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो एडवांटेज तो पहले बात हो गया कि एडवांटेज क्या है कि आप अपना काम को कर सकते हो और अपना समय जो है उधर ना देके अपने मोर इम्पोर्टेंट वर्क में दे सकते हो। तो उसके बाद फिर एक डिसएडवांटेज के बारे में बात करेगा और वो फोर्थ सेंटेंस में बात कर रहा है क्या कि यू कैन अनफॉर्चुनेटली रिमूविंग योरसेल्फ फ्रॉम द इक्वेशन इज अ डिसएडवांटेज। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात हो गई। ठीक है, और हमें पहला और दूसरा सेंटेंस हमें मिल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि तीसरा और चौथा क्या हो सकता है। ठीक है, तो मोरओवर है, तो डायरेक्टली फोर्थ के बाद अगर हम जाएंगे फर्स्ट पे, तो मोरओवर जो है बिल्कुल ही सीक्वेंस में नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि एवरी पेरेंट दैट आई नो वुड रादर स्पेंड टाइम विद देयर चिल्ड्रन दैन ड्रॉप देम ऑफ एट डे केयर। ठीक है, तो पेरेंट तो हर देखिए यहाँ पे क्या है, दो टाइप के आइडेंटिटी के बारे में बात हो रहा है। एक है पेरेंट के बारे में, ठीक है, और एक है आपका क्या, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट और क्रिएटर्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें अब हमें ये जज करना मुश्किल हो रहा है कि क्या पहले एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट और क्रिएटर्स की बात होगी या पहले पेरेंट के बारे में बात होगी। ठीक है, तो पहले हमें एक डाइवर्स रोल हमें बताना पड़ेगा कि क्या होता है। देखिए, हर एक गार्जियन क्या होता है, वो पेरेंट ही होता है। ठीक है, मगर वो उसका प्रोफेशनल, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो प्रोफेशनलिज्म जो होता है, तो प्रोफेशनलिज्म को पहले हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट और क्रिएटर्स के बारे में बात हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, ना कि पहला वाला। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हर एक एंटरप्रेन्योर, हर एक आर्टिस्ट और या हर एक क्रिएटर जो क्या है, वो एक पेरेंट है। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका क्या हो जाएगा, थर्ड सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा फोर्थ सेंटेंस। आई गेस आपको समझ में आया होगा कि ये एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट और क्रिएटर्स वाला जो स्टेटमेंट है ये पहले क्यों आया और मोर ओवर एवरी पेरेंट वाला जो है वो बाद में क्यों आया। ठीक है, क्योंकि और ये देख भी लेते हैं जो चौथे सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि मोर ओवर एवरी पेरेंट दैट आई नो वुड रादर स्पेंड टाइम विद देयर चिल्ड्रन दैन ड्रॉप ऑफ देम एट डे केयर। ठीक है, तो बोल रहा है कि हर पेरेंट क्या चाहता है, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, बट ड्यू टू सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्क फॉर द पीपल लाइक एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट एंड क्रिएटर्स, तो उनके पास समय की कमी होती है और अगर वो कुछ काम नहीं करेंगे तो वो बोर हो जाएंगे, इसीलिए वो बच्चे को डे केयर में भेज देते हैं। ठीक है, तो डे केयर वाला बात कब आएगा, बाद में आएगा, क्योंकि पहले आपको वर्क से रिलेटेड बात करना होगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका प्रॉपर सीक्वेंस हम लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो समझने में। ठीक है, तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, 3, 4, 2 and 1. Okay, so this is the correct sequence. Okay, and this is a coherent and sequenced
paragraph. Okay, so moving on to the next one. So the instructions are same over here. अब हमें इसे पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज के बारे में बात हो रही है. तो बोल रहा है फर्स्ट द colonizers okay used clothes to impose the authority of western ways. Later local people used indigenous clothes to resist the imposition. ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? colonizers के बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो colonizers कौन होते हैं इसे हमें समझ लेते हैं. तो colonizers वो होते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक कंट्री होता है और वो क्या करता है, अपने कुछ लोगों को भेजता है दूसरे कंट्री में ताकि वो सेटल कर सके. ठीक है, और वहां पे अपना पॉलिटिकल कंट्रोल अपना स्थापित कर सके. ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? कोलोनाइजर्स बोलेंगे. ठीक है, जैसे कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो वो भी क्या किए, वो भी कोलोनाइजर्स एज अ कोलोनाइजर्स वो लोग आए. ठीक है, क्योंकि उनको भी अपना क्या अथॉरिटी अपना कायम करना था और यहाँ पे लिखा भी हुआ है. ठीक है, टू इम्पोज द अथॉरिटी. ठीक है, तो इससे हमें क्लियर हो रहा है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. अच्छा हाँ, ये तो पूरा बात अभी हुआ नहीं. उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? लेटर हाँ फर्स्ट द कोलोनाइजर्स यूज्ड क्लोथ्स टू इम्पोज अथॉरिटी. किसका यूज किया? क्लोथ्स का यूज किया. ठीक है, ओके, क्लोथ्स का यूज किया किस लिए? ताकि अपना अथॉरिटी को कायम कर सके. ठीक है, लेटर द लोकल पीपल यूज्ड इंडिजीनियस. इंडिजीनियस मतलब जो सेल्फ मेड है, जो नेटिव लोगों का जो वेशभूषा है. ठीक है, तो इंडिजीनियस क्लोथ्स टू रेजिस्ट द इम्पोजिशन. ठीक है, अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई भी अगर आपको बोला है कि नहीं आपको यही कपड़ा पहनना है. ठीक है, तो उसके वजह से कितना बहुत हल्ला गुदाल हो जाता है. ठीक है, पूरा न्यूज में आ जाता है. ठीक है, बोलता है कि आप हमें मत बताओ क्या पहनना है क्या नहीं पहनना. तो कोई भी रेजिस्ट करेगा, कोई भी इंडिविजुअल रेजिस्ट करेगा उस चीज को. ठीक है, तो यहाँ पे एक तो वेस्टर्न अथॉरिटी के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे बोल रहा है कि लोकल पीपल उसी क्लोथ्स को, अपने जो इंडिजीनियस क्लोथ्स थे, जो सेल्फ मेड क्लोथ्स थे, जो कंट्री मेड क्लोथ्स थे, उसको यूज करके उन्होंने क्या किया? रेजिस्ट किया, मतलब उसका विरोध किया. ठीक है, किसका विरोध किया? जो वेस्टर्न अथॉरिटी थी. ठीक है, उनका विरोध किया. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं. क्या बोल रहा है? क्लोथ्स बिकेम अ वेपन. ठीक है, उसको एक वेपन की तरह यूज किया जाने लगा इन द स्ट्रगल बिटवीन द कोलोनाइजर्स एंड द कोलोनाइज्ड. तो कोलोनाइज्ड कौन हो गया? जैसे कि हम लोग इंडिया में, जैसे हम लोग ब्रिटिशर्स और इंडिया के बारे में जो हम बात करते हैं, तो हम लोग क्या थे? हम लोग कोलोनाइज्ड थे. ठीक है, जो हम लोग यहाँ के थे. और कोलोनाइजर्स कौन है? जो दूसरे देश से आए थे. ठीक है, तो जब वो लोग आए तो उन्होंने क्या किया? अपना अथॉरिटी कायम करना चाहा होगा. ठीक है, उसके वजह से क्या हुआ होगा? स्ट्रगल हुआ होगा. और बोल रहा है कि क्लोथ्स को किस तरीके से यूज किया जाने लगा? एज अ वेपन. ओके, नेक्स्ट क्या है? along with the indigenous languages local dress. Okay, indigenous languages local dress codes were suppressed as if the acquisition of a new visible identity worn on the body ensured the acquisition of a new modern cultural identity. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इंडिजीनियस लैंग्वेजेस के साथ लोकल ड्रेस कोड्स को भी क्या किया गया? सप्रेस किया गया. ठीक है, क्यों सप्रेस किया गया? क्योंकि वो अपना चाहते थे अपना अथॉरिटी कायम करना. ठीक है ना, तो अपना अथॉरिटी कायम करना चाहते थे तो वो कहते थे कि आपको यही कपड़ा पहनना है. ठीक, ओके, और उनको क्या था? वो एज अ किस टाइप के आए थे? एज अ मर्चेंट्स आए थे. ठीक है, एज बिजनेस पर्सन आए थे. ठीक है, मगर धीरे धीरे उन्होंने अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया. ठीक है, तो उन्होंने क्या चीज पे पहले वार किया? किस पे? इंडिजीनियस लैंग्वेजेस पे उन्होंने अपना पहला वार किया और दूसरा ड्रेस कोड्स पे उन्होंने अपना वार किया. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? इन दोनों चीजों को दबाया गया, सप्रेस्ड, एज इफ द एक्विजिशन ऑफ अ न्यू विजिबल आइडेंटिटी वर्न ऑन द बॉडी इंश्योर्ड द एक्विजिशन ऑफ अ न्यू मॉडर्न कल्चरल आइडेंटिटी. ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको फोर्स किया जाए कि आप इसको पहनिए, तो उसकी वजह से क्या? एक ड्रेस कोड अगर आप सबको दे दोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वो किस रैंक का है. ठीक है, आर्मी में भी होता है कि अगर आप उसको 2 स्टार हैं 3 स्टार हैं तो उससे पता चलता है कि वो किस लेवल का ऑफिसर है. ठीक है, तो उसी तरीके से अगर किसी को ड्रेस कोड दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस टाइप का पर्सन है. ठीक है, किस रैंक में कहाँ वो अपने आप को पाता है. ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ? जो क्लोथ्स जो था, जो ड्रेस कोड था, उसके वजह से क्या हुआ? उनको बोला गया कि आप इसको पहनिए. ठीक है, तो ये क्या एक नया तरह का उनको आइडेंटिटी दिया गया. ठीक है, बाय द वे ऑफ टेलिंग देम टू वेयर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स या यूजिंग अ डिफरेंट ड्रेस कोड. ठीक है, ओके, तो उसके वजह से क्या पता चलता कि उन्होंने मॉडर्न कल्चरल आइडेंटिटी को वो धीरे धीरे वो क्या करना चाह रहे थे? स्थापित करना चाह रहे थे. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द इंटीग्रिटी ऑफ नॉन वेस्टर्न टेक्निक्स. ठीक है, तो इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है? जो ऑनेस्टी होता है. ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल जो फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी बोलेंगे. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? नॉन वेस्टर्न टेक्निक्स का जो इंटीग्रिटी था ऑफ
ड्रेस एंड डेकोरेशन वाज डेमोन्स्ट्रेटेड इन काउंटलेस इंस्टेंसेस ऑफ कोलोनाइजेशन। ठीक है, तो जहां जहां भी कोलोनाइजेशन का प्रोसेस देखा गया, ठीक है, तो वहां पे देखा गया किस चीज पे वो लोग उनका फोकस रहता था, ड्रेस एंड डेकोरेशन पे रहता था। ठीक है, ओके। ड्रेस कोड्स वेयर ऑफन ट्रीटेड एज एन इंटीग्रल टू द प्रोसेस ऑफ सब्जुगेशन। ठीक है, तो ड्रेस कोड्स को किस तरीके से देखा जाता था, किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, एज अ प्रोसेस ऑफ सब्जुगेशन। सब्जुगेशन मतलब क्या होता है, किसी को अपने नीचे क्या दबा के रखना, अपने आप अपने अंदर अपने से उनको वशीकरण करके रखना। ठीक है, सब्जुगेशन मतलब होता है अपने से नीचे दबा के रखना। ठीक है, ओके, ठीक है, हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि यहाँ पे मेनली किस चीज के बारे में बात हो रही है, कोलोनाइजर्स के बारे में बात हो रही है और कोलोनाइज्ड के बारे में बात हो रही है। एक क्या बात हो रहा है, एक आपका क्लोथ्स के बारे में बात हो रहा है कि क्लोथ्स को किस तरीके से यूज किया जाता था। ठीक है, ओके, और उसको किस तरीके से एज अ यूज ऑफ सब्जुगेशन, एज अ प्रोसेस ऑफ सब्जुगेशन यूज किया जाता था क्लोथ्स को, एंड एज अ मीन्स टू रेजिस्ट दैट इम्पोजिशन भी यूज किया जाता था क्लोथ्स का। ठीक है, मतलब क्लोथ्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि क्लोथ्स क्या है, वो आपके आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इसमें यह भी बात किया जा रहा है कि क्लोथ्स को किस तरीके से यूज किया गया, एज अ वेपन। ठीक है, ओके, और लास्ट में क्या बात कर रहा है आपका, ठीक है, कि जो जहां भी कोलोनाइजेशन का प्रोसेस देखा गया तो वहां पे ड्रेस कोड्स एंड डेकोरेशन का जो है हमेशा हमने देखा है उसका यूज। ठीक है, क्योंकि ड्रेस कोड्स जो होता था वो हमेशा किस तरीके से यूज किया जाते थे, एज अ प्रोसेस ऑफ सब्जुगेशन। ठीक, ओके, अगर किन्हीं, अच्छा एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें कि जैसे कि अगर आपने एक सीरीज देखा होगा, अगर आपने द हैंडमेड्स टेल, ठीक है, तो उसमें जो क्या था, एक बहुत ही सैड टाइप का स्टोरी है। उसमें क्या किया जा रहा था, वहाँ पे वॉर टाइप का सीन था। वहाँ पे क्या था, लड़कियों को हमेशा बंधक बना के रखा जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, देखा जा रहा था कि ऑल ओवर वर्ल्ड क्या देखा जा रहा था कि जो बच्चे जो जन्म नहीं ले पा रहे थे किसी वजह से। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने वॉर लड़ा हो, उसके वजह से एटम बम गिराया हो, तो उसके वजह से बहुत सारा डिजीज आ गया होगा, या किसी तरीके का मेल फंक्शन आ गया होगा उनके डीएनए में, जिसके वजह से क्या बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया था कि उनको क्या किया था, जो लड़कियां थी उनको पकड़ के उन्होंने बंधक बना के रखा था। ठीक है, और उनको एक रेड कलर का ड्रेस कोड दे दिया गया था। ठीक है, और उनको एक प्रॉपर जो था एक आपका कोड को फॉलो करने का उनको ऑर्डर था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये समझाने के लिए इस पैराजंबल को। ठीक है, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि ड्रेस कोड का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, ओके, चलिए फिर अब हम इसको देखते हैं कि इसका पहला सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें काफी चीज के बारे में बात किया गया है, मेनली क्लोथ्स के बारे में बात किया गया है। ठीक है, और क्लोथ्स के बारे में बात किया गया है। ठीक है, कोलोनाइजर्स के बारे में बात किया है, कोलोनाइज्ड के बारे में बात किया गया है, क्लोथ्स को किस तरीके से यूज किया गया है। ठीक है, एज अ वेपन, एज अ इंटीग्रल टू द प्रोसेस ऑफ सब्जुगेशन। ठीक है, काफी तरीके से क्लोथ्स को यूज किया गया है, और सारा टोटल जो पैराजंबल है वो सिर्फ क्लोथ्स के बारे में ही बात करता है। मगर इसमें क्या है कि क्लोथ्स जो है हर सेंटेंस में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम इसको कैसे हम करें। ठीक है, कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि इसका पहला सेंटेंस क्या होगा, तो हम देखते हैं इसको कैसे हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो पहला बोल रहा है फर्स्ट द कोलोनाइजर्स यूज्ड क्लोथ्स टू इंपोज द अथॉरिटी ऑफ वेस्टर्न वेज। ठीक है, तो अभी तो देखिए, अगर इसको अगर कोई भी सेंटेंस को आप पहले इंडिविजुअली पढ़ के देखिए। ठीक है, और आप देखिए कि उससे पहले क्या आपको सेंट्रल थीम आपको निकल के दिख रहा है क्या। ठीक है, पहले वो देखना जरूरी होता है, तभी आपको पता चलेगा कि फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि कोलोनाइजर्स कौन है। ठीक है, मगर सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि वेस्टर्न वेज है के बारे में बात किया गया है। ठीक है, और कोलोनाइजर्स के बारे में बात किया गया है, और बोल रहा है कि लोकल पीपल जो है रेजिस्ट करने के लिए इंडिजीनियस क्लोथ्स का यूज करते थे। ठीक है, तो इससे हमें कुछ भी क्लियर अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं कि क्लोथ्स को बोल रहा है कि इसको एज अ वेपन यूज किया जाता था। ठीक है, मगर क्लोथ्स का उत्पत्ति कहाँ हुआ हमें ये भी समझना है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंस क्या है हमें खोजना कि क्लोथ्स का यूसेज कहाँ से चालू हुआ। ठीक है, उसका किस तरीके से यूज किया गया वो तो बाद में आएगा। ठीक है, पहले यूज होगा कि उस जो क्लोथ को था एज अ ड्रेस कोड उसको कहाँ से शुरू किया गया। ठीक है, तो थर्ड सेंटेंस में देखते हैं तो दिख रहा है कि हाँ एक जगह लोकल ड्रेस कोड्स के बारे में बात किया गया, मगर ये किसके बारे में बात किया गया, ये लोकल ड्रेस कोड्स के बारे में बात किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे लोकल ड्रेस कोड के बारे में हमें बात नहीं करना है, क्योंकि वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोकल ड्रेस कोड्स अगर फॉलो करेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तब तो कोलोनाइजेशन का मतलब ही नहीं है यहाँ पे। कोलोनाइजेशन का तो फिर वो चीज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना है वैसा सेंटेंस जिसमें ड्रेस कोड्स को एज अ वेपन ऑफ सब्जुगेशन यूज किया गया। तो अगर हम देखते हैं चौथे सेंटेंस को, ठीक है,
जब हम फोर्थ सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पे अच्छे से पता चल रहा है क्या कि द नॉन वेस्टर्न टेक्निक्स ऑफ ड्रेस एंड डेकोरेशन वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन काउंटलेस इंस्टेंसेस ऑफ कोलोनाइजेशन। बोल रहा है कि कोलोनाइजेशन के जहाँ कोलोनाइजेशन हुआ वहाँ पे ड्रेस कोड्स का जो था काफी ज्यादा कई बार उनका यूसेज देखा गया, ठीक है। और ड्रेस कोड्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, एज एन इंटीग्रल टू द प्रोसेस ऑफ सब्जुगेशन। और यहाँ पे क्लियर कर दे रहा है कि उसको किस तरीके से यूज किया जा रहा था, एज एन इंटीग्रल प्रोसेस ऑफ सब्जुगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए हमें पता चल रहा है कि क्लोथ्स का किस तरीके से यूज किया जाता था, और बोल रहा है कि काफी इंस्टेंसेस में, ठीक है, काफी जगहों पे हमें ये चीज देखा गया। तो इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, आपका पहला सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये तो हो गया। अब ड्रेस कोड के बारे में हमें पता चल गया कि उसको किस तरीके से यूज किया जाता था, ठीक है। तो अब हमें और भी उसके बारे में कुछ बताना पड़ेगा कि ड्रेस कोड्स, ठीक है, उसको तो दो तरीके से यूज किया जा रहा है, ठीक है। एक तो एज अ प्रोसेस ऑफ सब्जुगेशन, ठीक है, और एज अ यूसेज ऑफ न्यू विजिबल आइडेंटिटी वर्ड, ठीक है। तो ये हमें कहाँ दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है स्टेटमेंट नंबर 3 में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड नंबर स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि जो लोकल लैंग्वेजेस थे और ड्रेस कोड्स थे उनको क्या किया गया, सप्रेस किया गया, बता रहा है, ठीक है। और उनको एक न्यू विजिबल आइडेंटिटी दिया गया, ठीक है। और क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो मॉडर्न कल्चरल आइडेंटिटी है उसी को लोग फॉलो करें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड, तो उसमें अब क्या हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, ये पहले में तो पता चल गया कि उसको एज अ प्रोसेस ऑफ सब्जुगेशन यूज किया जाता था, और दूसरे में क्या बता रहा है कि उसको किस तरीके से देखा जाता था, एज अ न्यू विजिबल आइडेंटिटी, ठीक है। और उसको और किस तरीके से देखा जाता था वो भी देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ठीक है, दोनों में बात कर रहा है, एक में लास्ट फर्स्ट सेंटेंस में बात कर रहा है कि उसको क्या इम्पोज द अथॉरिटी ऑफ वेस्टर्न वेज, लेटर लोकल पीपल यूज्ड इंडिजिनियस क्लोथ्स टू रेजिस्ट दैट इम्पोजिशन। मतलब एक तरफ बात कर रहा है क्या कि क्लोथ्स को किस तरीके से इम्पोज किया गया एज एन अथॉरिटी, और उसी सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि उसको किस तरीके से यूज किया गया एज एन रेजिस्ट दैट इम्पोजिशन, ठीक है। मगर पहले क्लोथ्स को किस तरीके से यूज किया गया वो हमें देखना जरूरी है। तो क्या बता रहा है कि क्लोथ्स का इंपॉर्टेंस क्या था, उसको किस तरीके से यूज किया जा रहा था। तो सेकंड सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो इसमें बात करता है आपका क्या कि क्लोथ्स बिकेम अ वेपन इन द स्ट्रगल बिटवीन द कोलोनाइजर्स एंड द कोलोनाइज्ड, ठीक है। मतलब कि कोलोनाइजर्स भी उसको एज अ वेपन यूज कर रहे थे, ठीक है, एंड कोलोनाइज्ड जो पीपल थे वो भी उसको एज अ वेपन यूज कर रहे थे, ठीक है। और फर्स्ट सेंटेंस में हमें देखने को मिलता है क्या, बता रहा है कि कोलोनाइजर्स उसको कैसे यूज करते थे और कोलोनाइज्ड कैसे यूज करते थे। तो इससे तो हमें क्लियर हो गया कि ये पहले ये तो बताएगा कि उसको वेपन की तरह यूज करते थे, तभी तो बताएंगे कि वेस्टर्न जो है उसको किस तरीके से एज एन अथॉरिटी यूज करने लगे, ठीक है, और लोकल पीपल उसको किस तरीके से एज एन रेजिस्टेंस यूज करने लगे, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है फर्स्ट में, तो हमें इससे क्लियर है कि ये फोर्थ सेंटेंस ही होगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि इसको हम कैसे डील करेंगे। अब इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है उसको हम लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, 4 3 2 एंड 1, ओके। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है, एक कोहेरेंट एंड सीक्वेंस मैनर में ये पैराजंबल है, ठीक है। ये इसका प्रॉपर सीक्वेंस होगा, ठीक है। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको इस तरीके के क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है जब हमें ये क्लियर नहीं हो कि पहला सेंटेंस कौन सा है, ठीक है, ओके। So by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.